हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज आपसे 105 कोर्स जो आपका है, जिसमें हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा क्या होती है। और यूनिट नंबर 4 की बात करें आज हम यहाँ पे, तो जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इसके आपके सिर्फ सिलेबस के अंदर बात करें तो रोल है, ठीक है। तो इससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को नए देख रहे हैं, ठीक है, या न्यू है, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आने वाले सेमेस्टर जो भी हैं आपके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे आज। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे इसके बारे में, ठीक है, कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको सेटअप किया गया था एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी 1986 की बात है। उसके बाद 1992 की बात करें तो वहाँ पे एक्ट जो है वो पास किया गया, ठीक है। एंड बाद में जो हमारा आरसीआई है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, ठीक है। कब? 22 जून 1993 को। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा और लिखोगे कि ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर, ठीक है। एंड इस एक्ट को जो है फिर से अमेंड किया गया था 2000 के अंदर, और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव ये कुछ सुधार लाने के लिए, ठीक है, जो भी ड्रॉबैक्स रह रहे थे। एंड ये जो एक्ट है ये मैंडेट गिवन टू आरसीआई। इस एक्ट के तहत जो है वो मैंडेट दी गई कि आपको क्या करना अनिवार्य है, ठीक है, किसको? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो ये वही था कि आपको रेगुलेट करना है, रूल सेट करने हैं, ठीक है, एंड मॉनिटर करनी है जो भी सर्विसेज दी जाएंगी किसको? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइज करना है आपको सिलेबस, एंड मेंटेन रखना है एक सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ ऑल क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड पर्सन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो मतलब जो भी पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन में, तो उनका आपको जो है वो रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है, स्टैंडर्डाइज करना है सिलेबस, जैसे कि मिनिमम क्या प्रोग्राम चाहिए, कौन कौन सी ट्रेनिंग उनको देनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है इसका एक रेगुलेट करना एंड मॉनिटर करना इसका काम होता है। उसके बाद कहते हैं कि दिस एक्ट आल्सो प्रिस्क्राइब पुनिटिव एक्शन अगेंस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन डिलीवरिंग सर्विसेज टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और वो उस हिसाब से क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी, जो एक रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है, जो भी काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो अगर वो नहीं पोजेस करता है और वो फिर भी यहाँ पे काम कर रहा है या सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन भी हो सकता है, वो भी इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। एंड एफिलेशन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उससे इसको एफिलेशंस मिली हुई है, ठीक है। और अगर हम कोर्स की बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी हमारे व्यक्ति हैं, ठीक है, विकलांग, तो सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं, मास्टर लेवल कोर्सेज होते हैं, और शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज भी ऑफ़र किए जाते हैं, ठीक है। देन आरसीआई एक्ट की अगर हम बात करें 1992 के अंदर जो आया था, ठीक है, तो इसमें क्या था? 3 चैप्टर थे, ठीक है। अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो, सिंपल यहाँ पे शॉर्ट के अंदर मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। वैसे चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 में यही लिखा हुआ है कि इसका टाइटल वही रहेगा हमारा आरसीआई एक्ट 1992, ठीक है, एंड डेफिनेशंस। और उसके बाद चैप्टर अगर हम 2 की बात करें तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरसीआई, टर्म क्या रहेंगी, चेयरमैन जो हमारे पर्सन होंगे, डिस्क्वालिफिकेशंस, एग्जेक्टिव कमेटी जो रहेगी हमारी, मेंबर सेक्रेटरी के बारे में, एम्प्लॉयज़ जो होंगे काउंसिल के, डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल का। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी गई हैं? चैप्टर 2 के अंदर। तो अगर आप करना होगा तो कर सकते हो। लेना आ जाएगा हमारा 3rd चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो यही है कि रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। तो चैप्टर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन कौन से रूल जो है वो आरसीआई जो है वो बना सकता है, ठीक है। मेक रेगुलेशंस वही आ गया, इन्फॉर्मेशन कौन सी इसको पब्लिश करनी है, कोर्स ऑफ स्टडी कौन से ऑफ़र किए जाएंगे बच्चों को, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होगा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी जो भी प्रोफेशनल यहाँ पे काम करेंगे तो उनको मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चैप्टर 3 के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद देखो यहाँ पे काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, ये चैप्टर 2 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपका एक चेयरपर्सन होना चाहिए जिसके पास जो है वो प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल एजुकेशन में। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखो यहाँ पे मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, आपको क्या करने हैं? मेंबर्स अपॉइंट करने हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनको भी नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्रीज़ को, कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिनका काम क्या होगा कि जो भी मैटर्स होंगे किसके रिलेटेड? पर्सन विद डिसेबिलिटी से, उनसे इनको डील करना है। देन आपको एक मेंबर जो है वो अपॉइंट करना है, ठीक है, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को।
देन एक मेंबर जो है वो आपका रहेगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। फिर आपके 2 मेंबर जो है वो आपके रहेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट और यूटी को, रोटेशन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सिस्टम चलेगा उनका। अगर उसके बाद देखो यहाँ पे अगेन आपको मेंबर अपॉइंट करने हैं जो कि 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये कहाँ से करोगे आप? रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल वर्किंग इन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, मतलब इनको ही सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले हैं। देन आ जाएंगे मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 4, ये आपको अपॉइंट करने हैं कहाँ से? जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एंड जो कि इंगेज हैं, यानी कहाँ पे काम कर रहे हैं वो? रिहेबिलिटेशन ऑफ दी हैंडीकैप्ड, तो वहाँ से भी आपको जो है वो 4 मेंबर जो है वो अपॉइंट करने हैं। फिर आ जाएगा 3 मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से 2 हाउस ऑफ पीपल के द्वारा एंड 1 बाई काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा। फिर आ जाएगा 3 मेंबर्स जो कि आपको अपॉइंट करने हैं कहाँ से? सोशल वर्कर में से, जो कि काम कर रहे हैं क्या, या असिस्ट कर रहे हैं डिसेबल्ड पर्सन जो भी हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप 3 मेंबर जो है वो अपॉइंट करोगे। तो ये आप थोड़ा सा लिख सकते हो काउंसिल मेंबर के बारे में। देन आ जाएगा हमारा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन की कितना रहेगा, तो ये 2 साल का रहेगा। देन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रहेगी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तो चेयरपर्सन रहेगा हमारा, ठीक है, और उसके साथ मेंबर्स रहेंगे जो कि 7 से कम नहीं हो सकते और 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। एंड इनको नॉमिनेट किया जाएगा काउंसिल के द्वारा, और कहाँ से? जो हमने ऊपर टोटल मेंबर देखे वहीं से इनको नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। देन आ जाएगा उद्देश्य क्या होते हैं हमारे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसके उद्देश्य क्या हैं? तो जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि टू रेगुलेट करना ट्रेनिंग पॉलिसीज़ को, कि कौन कौन सी ट्रेनिंग पॉलिसीज़ लेके आएंगे हम, या फिर जो भी हमारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को कौन कौन सी देनी है, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स वहाँ पे लेके आना है हमें इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। देन आ जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल डीलिंग विद, ये वही आ गया कि स्टैंडर्डाइज कर दो, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म रेगुलेशंस रूल सेटअप कर दो। और जो भी पर्सन यहाँ पे काम करेंगे, जो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर काम करेंगे, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से ट्रेनिंग कोर्सेस हम लेके आएंगे, ठीक है, उनको स्टैंडर्डाइज कर दो कि हाँ मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। देन आ जाएगा प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल डीलिंग विद, ये वही आ गया, ठीक है, कि प्रिस्क्राइब करना, बताना कि मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए जो भी पर्सनल काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन आ जाएगा रेगुलेशंस ऑफ दी स्टैंडर्ड्स, तो रेगुलेशन मतलब रूल सेट करना और एकदम यूनिफॉर्म तरीके से थ्रू आउट द कंट्री आपके रूल जो है वो एप्लीकेबल होंगे। टू प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन में उसको रिसर्च को बढ़ावा देना, तो ये भी इसका उद्देश्य होता है। रिकॉग्नाइज करना वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जो प्रोफेशन के लिए तैयार किया जाता है, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, है ना। तो अब जो बच्चे विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी में। फॉर एग्जांपल अगर किसी की लेग नहीं है, ठीक है, उसकी बाजू अच्छे से काम कर रही है और आर्ट एंड क्राफ्ट उसको इंटरेस्टेड है बच्चा, तो हमें उसको उस प्रकार की जो है वो यहाँ पे कंडीशंस या सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी जिसमें वो बच्चा ये चीज़ें सीखेगा, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज़ करना वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर को, ताकि बच्चों को हम जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन भी दे सकें, ठीक है, यानी वोकेशनल एजुकेशन, ताकि वो आने वाले टाइम में अपने अंदर सारी स्किल्स डेवलप कर ले, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पेंटिंग्स हो गया और बहुत सारे होते हैं। देन आ जाएगा रोल ऑफ RCI जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है, कि इसकी भूमिका क्या है। तो पहला तो रेगुलेटिंग सबसे बड़ा योगदान है इसका, ठीक है, कि रेगुलेट करता है ये, ठीक है, रेगुलेटिंग कर रहा है ट्रेनिंग को, पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। देन स्टैंडर्डाइजेशन करना, ठीक है, और ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स, वही आ गया फॉर प्रोफेशनल डीलिंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि उनको हमें कौन कौन से कोर्सेज देने हैं, कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो एकदम स्टैंडर्डाइज तरीके से। देन आ जाएगा सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, ये वही आ गया कि प्रिस्क्राइब करना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल डीलिंग्स विद PWD, मतलब जो अलग अलग हमारे प्रोफेशनल डील करेंगे यहाँ पे आके या काम करेंगे, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर, तो उनके पास क्या मिनिमम जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। देन यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, कि यूनिफॉर्मिटी जो है बनाए रखना, ठीक है, तो कहता है कि रेगुलेटिंग दी स्टैंडर्ड्स इन ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री, मतलब ये जो हमारे रूल बनाए जाएंगे ये सारे के सारे जो है वो एप्लीकेबल होने चाहिए हर एक जो भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। देन आ जाएगा प्रमोट करना रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना कि और ज़्यादा कैसे बेहतर बना सकते हैं हम। मेंटेनिंग रजिस्टर, तो रजिस्टर भी जो है वो मेंटेन रखना, ठीक है, जिसमें हमारा रिकॉर्ड रहेगा किसका, जो भी प्रोफेशनल या पर्सनल काम करेंगे। देन आ जाएगा रिकॉग्नाइजिंग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, वही अगेन हो गया, एंड
रिकग्निशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन को रिकग्नाइजेशन भी प्रोवाइड करना कि हाँ ये जो इंस्टीट्यूशन है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो बच्चे हैं उनसे डील करता है, ठीक है। जैसे स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए तो उनको रिकग्निशंस देना ये भी इसका काम होता है। तो टू रिकग्नाइज स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ रनिंग जो भी बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। देन अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये भी इनका रोल होता है कि ये कंटिन्यूस एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। रिकग्नाइज कंटिन्यूस एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इनका काम होता है, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पे जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं, ठीक है, एजुकेशन और ट्रेनिंग जो भी दी जा रही है इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। यानी जो भी हमारे कोर्सेज दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हम आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेस्ट पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका रोल आ गया। देन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल की रजिस्ट्रेशन करना, जो भी पर्सन जो एंगेज्ड होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रजिस्टर्स पर्सनल वर्किंग इन नेशनल इंस्टीट्यूशंस या अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसेबिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट में जो भी काम कर रहे होंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन करना। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो वोकेशनल एजुकेशन देंगे। एंड अदर पर्सनल वर्किंग इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो भी काम कर रहे हैं उन सभी की रजिस्ट्रेशन करना, ये भी यहाँ पे इसका रोल होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन की बात करें हम अगर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो एक अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, जिसको सेटअप किया गया था कि आपको रूल्स बनाने हैं, ठीक है, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन तैयार करना है। जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे या कोर्सेस दिए जाएंगे डिसेबल्ड यानी विकलांग बच्चों को, या फिर जो भी हमारे पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उनको, या फिर स्पेशल एजुकेशन जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको ज़रूरत है। तो ये आ जाएगा हमारा आरसीआई के बारे में, एकदम सरल तरीके से यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख के आ जाओगे। यहाँ पे कितने 11 पॉइंट्स यहाँ पे रोल लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिखोगे आपकी कब फॉर्म हुआ, ठीक है, तो आपका अच्छा एक आंसर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स के अंदर आने के आपके फुल चांसेस हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें, ठीक है, 1995 में जो था, तो अगेन ये हमारा जो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। देन ये जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसमें ये था कि इस एक्ट के अंदर ऐसी प्रोविजंस लेके आए थे कि आपको हर एक जो भी हमारे विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, या डिसेबल्ड पर्सन है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी है, आपको प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उनके जो हक हैं अधिकार हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, और उनकी फुल पार्टिसिपेशन को आपको प्रमोट करना है, ठीक है। तो इनमें कुछ प्रोविजंस दी गई थी, वो हम नीचे देखेंगे। एंड इस एक्ट की बात करें अगर हम, तो ये पास किया गया था 12 दिसंबर 1995 को, एंड केम इनटू फोर्स आया ये 7 फेब 1996 के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो आपको अच्छे से करनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक महत्वपूर्ण जो है वो लैंडमार्क था ये, ठीक है, और सिग्निफिकेंट एक स्टेप था इन द डायरेक्शन टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब किस दिशा में, कि इंश्योर करने के लिए कि हाँ आप जो भी पीडब्ल्यूडी हैं हमारे, ठीक है, उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दे सकें एंड देयर फुल पार्टिसिपेशन इन दी नेशन बिल्डिंग, ताकि मतलब उनका भी जो है वो फुल पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, वो भी कहीं पीछे ना रह जाएँ हमारे देश के विकास में। देन ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है बोथ प्रमोशनल एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, ठीक है, कि कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रमोट की जाती हैं, ठीक है, इस एक्ट के तहत, और कुछ जो है वो प्रिवेंट की जाती हैं, जैसे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। प्रमोशन मीन्स जैसे उनको आपको रिजर्वेशन देनी है, स्कॉलरशिप की प्रोविजंस देनी है, ठीक है, तो अभी हम नीचे देखेंगे। और यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स की बात हो रही है तो वह जैसे एजुकेशन उनको क्वालिटी देनी है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है, स्पेशल स्कूल ओपन करो, ग्रांट्स दो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह उनको प्रोवाइड करनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है ताकि वो भी आने वाले टाइम में अपने जो बिज़नेस वगैरह हैं वो भी ओपन कर सकें या किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर जो है वो काम कर सकें। देन आ जाएगा रिजर्वेशन प्रदान करनी है उनको, रिसर्च करनी है आपको, मैन पावर डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं हम चीज़ों को, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट करना है आपको, ठीक है, मतलब बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं जो है वो विकलांग हूँ, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो आपको प्रमोट करनी है, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें उन ऐसे तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर होती हैं तो ऐसा ना होना चाहिए कि वो उस चीज़ का फ़ायदा ही ना उठा पाएँ, ठीक है। जैसे अगर कोई व्हील चेयर पे है लेकिन वहाँ पे जो हमारा स्कूल है 2nd फ्लोर पे, तो उस पर व्हील चेयर जा ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट करनी है आपको होम्स की फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये कुछ आ जाएंगे एस्पेक्ट्स।
उसके बाद लिखा है कि एज़ पर एक्ट हर एक बच्चा जो डिसेबल है, विकलांग है, ठीक है, उसको आप फ्री एजुकेशन दोगे एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट के अंदर जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता, ठीक है। और PWD 1995 की बात करें तो इसको बाद में रिप्लेस किया गया था PWD एक्ट 2016 के तहत जो हमारा आया था। इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। इसमें अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के बारे में लिखा गया था। PWD की बात करें तो इसका मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जिसको विकलांगता है और विकलांगता 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं। और ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया के अंदर एक्सटेंड हुआ था JNK को छोड़ के, ठीक है। एंड इस एक्ट के तहत बताया जाता है हमें कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रदान की जाती हैं या असाइन की जाती हैं किसको, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर जो भी लोकल कॉर्पोरेशंस हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ताकि वो सर्विसेज जो भी हैं अच्छे से बच्चों को दे पाएँ जो भी हमारे विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, या विकलांग पर्सनस हैं। अब मेन प्रोविज़न क्या थी एक्ट की, या फिर आप इनको रोल ऑफ PWD एक्ट 1995 के तहत जो है वो मान सकते हो। तो इसमें आपको 8 हेडिंग के अंदर सारी चीज़ें कवर करनी है। पहले तो प्रिवेंशन करना है आपको, फिर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसका रोल ही आ गया ना कि हाँ आपको पहले तो डिटेक्ट करना है बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में पता लगाना है कि कैसे हुई, काज ऑफ अकरेंस, एंड देन उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन को बढ़ावा देना है, अच्छे से उनको एजुकेशन देनी है। एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी मतभेद नहीं कर रहे हैं। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको खोज को जो है वो यहाँ पे बढ़ावा देना है ताकि हम और ज़्यादा नए तरीके से जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकें। एफर्मेटिव एक्शन आ जाएगा, देन ग्रीवियंस रिड्रेसल कैसे आपको करना है। तो ये सारे के सारे रोल बोल सकते हो या फिर मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बोल सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़ मतलब पता लगाना, तो आप बहुत सारे सर्वे, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है, या कंडक्ट करोगे पता करने के लिए कि डिसेबिलिटी के कारक क्या है यानी काजेज़ क्या है डिसेबिलिटी के। फिर आपको अलग अलग से मेजर्स भी लेने हैं ताकि हम डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट कर सकें। ट्रेनिंग देनी है आपको स्टाफ को जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम कर रहे हैं ताकि वो इन बच्चों को अच्छे से जो है वो सुपरवाइज़ कर सकें, रिहेबिलिटेट कर सकें। देन स्क्रीनिंग करनी है आपको हर एक बच्चे की साल में एक बार, ठीक है। एंड अवेयरनेस कैंपेन भी आपको जो है वो लेके आना है, जागरूकता, ठीक है, कैंपेन, जिसमें आप बच्चों को या जो भी पीपल्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सको। आपको मेजर्स लेने हैं किसकी केयर के लिए, प्री नेटल यानी जो हमारे बच्चे हैं और माँ हैं उनकी केयर करने के लिए। प्री नेटल मीन्स बर्थ से पहले, पेरीनेटल मीन्स बर्थ के टाइम, और पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर बर्थ। तो ये कुछ आ जाएंगे हमारे प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, ये एक्ट के तहत लिखा हुआ था। दैन एजुकेशन की बात करें हम तो एजुकेशन में वही आ जाएगा कि जो भी बच्चा विकलांग है, ठीक है, तो उसका जो है वो राइट है कि उसको फ्री एजुकेशन दी जाएगी अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। इंटीग्रेटेड स्कूल्स के अंदर भी दे सकते हो या फिर स्पेशल स्कूल के अंदर। इंटीग्रेटेड स्कूल्स वही होते हैं जहाँ पे आप नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो दूसरे बच्चों को भी एजुकेशन जो है वो प्रदान करोगे। अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है आपको। आर्किटेक्चरल जो बैरियर्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा स्कूल है, ठीक है, और डबल स्टोरी स्कूल की बिल्डिंग है, तो जो ऊपर क्लास लगती हैं वहाँ पे हमारे जो व्हील चेयर वाले बच्चे हैं वो नहीं जा सकते हैं। तो ये आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल बैरियर है इसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनके लिए भी। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉडिफिकेशन इन एग्जामिनेशन सिस्टम में भी आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी है एज़ पर जो भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी नीड के हिसाब से। फ्री बुक्स वगैरह आपको इनको देनी है, स्कॉलरशिप्स हो गया, यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रदान करनी है, और लर्निंग मटेरियल जो हमारे हैं वो भी आपको इनको देने हैं फ्री। देन स्कूल्स फॉर PWD जो है वो उनके पास इतने प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इक्विप्ड होने चाहिए विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी के साथ, ताकि हम बच्चे को जो है वो आने वाले टाइम में प्रोफेशनल के लिए भी रेडी कर सकें, ठीक है। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, कोई और उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, बच्चे का, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी दोगे ताकि बच्चा जो है वो सारी स्किल्स के ऊपर जो है वो मास्टरी हासिल कर सके। देन आ जाएगा प्रमोट नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर PWD, ठीक है। तो नॉन फॉर्मल आप सबको पता है जैसे डिस्टेंस लर्निंग हो गया, तो ये वाली सुविधाएं भी आपको देनी है उनको ताकि बच्चे जो है वो घर पे बैठ के पढ़ सकें, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी आपको ओपन करने हैं, जो भी टीचर्स हमारे यहाँ पे काम करेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर, या फिर जो भी हमारे स्कूल्स होंगे फॉर PWD वालों के लिए, तो वहाँ पे जो टीचर्स होंगे अगर वही प्रोफिशेंट होंगे, कम्पिटेंट होंगे, तभी वो बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे, ठीक है, उनसे डील कर पाएंगे। तो वही आ गया कि कम्पिटेंट टीचर अगर आप प्रोड्यूस करने हैं तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। देन आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट की बात करें हम तो यहाँ पे 3% वैकेंसीज आपको जो है वो रखनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर,
वो रिज़र्व रखोगे आप पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, जिसमें आपका रहेगा 1% हर एक के लिए, जैसे ब्लाइंडनेस लो विज़न वालों के लिए 1% रहेगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट इनके लिए 1% रहेगा, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब अगर जिसका बॉडी ऑर्गन जो है वो सही से काम नहीं करते, जैसे चल नहीं पाता है वो, ठीक है, तो उनके लिए हर एक के लिए 1% जो है वो आप रिजर्वेशन रखोगे, ठीक है। तो ये भी एक आसान पॉइंट था। देन आपको सूटेबल स्कीम्स लेके आनी है, ठीक है, किसके लिए, ट्रेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ पीडब्ल्यूडी, मतलब उनको हम अच्छे से ट्रेनिंग दे सकें उनके भले के लिए, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है उसमें आपको रिलैक्सेशन देनी है उनको, हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर आपको अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। तो ऐसे स्कीम्स लेके आओ ना जिससे मतलब उनको पॉजिटिव या एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट हम दे सकें, हेल्दी इन्वायरमेंट, वर्किंग जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वो हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनके लिए जो भी विकलांग वहाँ पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे 3% जो सीट रिजर्वेशन या रिज़र्व रहेंगी फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए। एंड आप किसी की प्रमोशन नहीं रोक सकते कि हाँ ये जो है वो डिसेबल्ड है तो इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये दैट्स द थर्ड जो है वो प्रोविज़न आ जाएगी एक्ट की। देन आ जाएगा एफर्मेटिव एक्शन की बात करें अगर हम, तो आपको जो है वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है, जो भी हमारे बच्चे हैं उसकी नीड के हिसाब से सारी एड्स एंड अप्लायंसेज जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए या अवेलेबल करवानी है। लैंड जो है वो आप उनको अलॉट करोगे एक कंसेशनल रेट पे, ठीक है, यानी कम प्राइस पे, ताकि वो अपने घर बना सकें, बिज़नेस खोल सकें, स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर जो है वो ओपन कर सकें, स्पेशल स्कूल ओपन कर सकें या रिसर्च स्कूल्स ओपन कर सकें। देन आ जाएगा नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी मतभेद नहीं करना है आपको, ठीक है, कि जैसे पब्लिक बिल्डिंग हो गया, रेल कंपार्टमेंट्स हो गए, बसेस, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हो गए, तो यहाँ पे आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आसानी से जो विकलांग बच्चे हैं वो भी वहाँ पे उन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बच्चे जो है पार्क में नहीं जा सकते, विकलांग क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे व्हील चेयर जो है वो चलाने का या चढ़ाने का ऊपर कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असेसिबिलिटी ऑफ व्हील चेयर इन पब्लिक प्लेसेस, वेटिंग रूम्स में असेसिबिलिटी होनी चाहिए। ब्रेल एंड साउंड सिंबल लिफ्ट के अंदर आपको यूज़ करने हैं, जैसे अगर किसी को दिखता नहीं है या फिर किसी को ब्रेल सॉरी ब्रेल आ जाएगा जो बोल नहीं पाता है ना, तो वो सुनेगा कैसे फिर, वो जो सुन सॉरी ब्रेल होता है मतलब जो जिसको सुनाई नहीं देता है ना, तो जब वो सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा कैसे, ठीक है। तो ब्रेल आपने देखा होगा, उससे हमारे सिखाया जाता है उनको, तो वो भी सिंबल्स आपको लिफ्ट में यूज़ करने हैं। देन साउंड सिंबल आ जाएंगे जो देख नहीं सकता है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर, ताकि उसको प्रॉपर पता चल जाए। बैरियर फ्री पब्लिक यूटिलिटी प्लेसेस, मतलब बैरियर फ्री होने चाहिए, जैसे बहुत सारे जो हमारे फुटपाथ होते हैं वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है। देन आ जाएगा रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट की बात करें तो आपको प्रमोट करनी है रिसर्च इन एरियाज़, जैसे कैसे हम और ज़्यादा तरीके लेके आ सकते हैं जिससे बच्चों के अंदर जो भी डिसेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई कर सकें हम और प्रिवेंट कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस जो है वो आपको डेवलप करनी है। मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, मतलब जैसे अगर हम उसको काम दे रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले को, तो हमको जो ऑफिस हैं या फैक्ट्रीज़ हैं उनको इस तरह तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि वो उनको हम वहाँ पे एकदम कंफर्टेबल जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। रिहेबिलिटेशन आ जाएगा। देन स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूसिव एजुकेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। देन आ जाएगा सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो इंश्योरेंस कवरेज होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पीडब्ल्यूडी पर्सन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके जो भी आने वाले टाइम में अगर उसको दिक्कत हो जाती है तो ये सारे के सारे जो उसके खर्चे हैं, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कवरेज होनी चाहिए प्रॉपर, यानी इंश्योरेंस के थ्रू कवर होने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो अभी बिल्कुल ही ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता, तो उनको आपको अलाउंस भी देना है। स्कॉलरशिप की प्रोविजंस आ जाएंगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओ फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी, मतलब जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं ना पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, तो उनको आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसा भी, ग्रांट्स भी वगैरह, फंडिंग भी प्रोवाइड करनी है। देन आ जाएगा ग्रीवियंस रिड्रेसल। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो भी राइट्स हैं एज़ पर एक्ट अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो आप जो है वो एप्लीकेशन लेके कहाँ जाओगे, तो जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो जा सकता है चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी इन दी सेंटर, और दूसरा आ जाएगा कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी इन द स्टेट। तो यहाँ पे जाके अपनी ग्रीवियंस जो है वो आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। अदर प्रोविजंस की बात करें तो अगेन सेम ही है कि पार्ट टाइम क्लासेस की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू ओपन स्कूल, वही आ जाएगा डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनके लिए भी। आईसीटी का टूल का यूज़ करना है जब भी आप बच्चों को सिखा रहे हो, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग द करिकुलम एज़ पर चिल्ड्रन नीड, मतलब बच्चे की नीड के हिसाब से आपको अपना करिकुलम जो है वो रीस्ट्रक्चर करना है उसको, ठीक है, फिर से संरचना करनी है उसकी।
सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत एक सरल तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखने को मिली होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे कोई कमी है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हैं, नेक्स्ट टाइम बेटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। और जो भी हम टॉपिक्स करवाते हैं ना आपको, तो इनको लाइटली मत लिया करो, ठीक है। आप ऐसे मत सोचा करो कि हाँ ये 4 टॉपिक करवाए। अभी 103 कोर्स का लेक्चर देख लो जाके प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें 5 to 6 लेक्चर करवाए थे, जो कि सारे के सारे कवर आए थे, मतलब पेपर के अंदर सारे के सारे वो टॉपिक आए हुए थे, तो आप जाके देख सकते हो। कोठारी कमीशन करवाया था, आया था 12 के अंदर। सिचुएशनल अप्रोच करवाया था, आया था। मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग करवाए थे मैंने, 3 मार्क्स के अंदर आया था। अब लैंग्वेज की डेफिनेशन पूछ दी थी उन्होंने, तो वो 3 में आप कर सकते थे। तो मतलब जो भी हम चीज़ें यहाँ पे करवाते हैं तो इनको लाइटली मत लिया करो, ठीक है। एक बार वीडियो देख लिया करो, बाकी PDF आपको मिल ही जाएगी एज़ पर योर रिस्पॉन्स, कितना सपोर्ट करते हो आप हमें, ठीक है। तो PDF के लिए कहीं नहीं जाना है, टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और कैसी लगी आपको ये कंटेंट या हमारा तरीका कैसा लगा कि हम आपको हैंड रिटन चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। सो हैव अ गुड डे।